नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर क्यूबिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ पर डे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें से आज फिर 20 क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं। और चलिए इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो देखिए, एकदम बहुत सा इजी क्वेश्चन है, देखते ही आ जाना चाहिए। डी है तो डी का वैल्यू कितना होता है, 4 ही होता है। ये आपका डी है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू देखिए 4 होगा। एक्स का वैल्यू 24 ही होता है, ई का वैल्यू 5 है, एच का 8 है, टी का 20 है, तो एल का कितना होगा, एल का आपका 12 होता है, तो एल 12 हो जाएगा। ये सी आंसर राइट। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एन है। मतलब ये कहने का मतलब इसका है कि ऐसे कितने एम हैं जिनके तुरंत पहले एन भी हो और बाद में भी एन हो। ऐसा कंडीशन कितनी बार आया हुआ है। तो ये आपको बस देखना है, काउंट करना है। तो काउंट करना है, बस आपको किसको पकड़ना है, एम को पकड़ना है। अब एम जहाँ हो उसी से आपको देखना है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे ये एम का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले एन तो है नहीं। तो ये वाला अगर एम देखा जाए तो इसके पहले भी है और ये बाद में है, तो 1 होगा। ये आप देखो दूसरा दिख रहा है, ये दूसरा एम है, तो इसके पहले भी एन है और इधर तो है नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आगे चलेंगे तो एम तो है, इसके पहले एन नहीं है। इधर देखिए, इधर आगे चलेंगे तो यहाँ तो बाद में है लेकिन पहले नहीं है। अब यहाँ देखिए, एम दिख रहा है, इसके पहले है लेकिन बाद में नहीं है। यहाँ पे एम नहीं है, इधर एम है तो बाद में है लेकिन पहले नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये आपका एम दिख रहा है और ये एम को अगर देखा जाए तो इसके आगे भी एन है और इसके पीछे भी यहाँ एन था, तो ये आपका दूसरा होता। और उसी तरह इसको अगर आप देखोगे तो इसके पहले भी है, इसके आगे भी है, तो ये तीसरा होगा। इसको देखो तो इसके पहले भी है, इसके आगे भी है, तो ये चौथा होगा। तो टोटल 4 एम ऐसे हैं जिनके ठीक पहले भी एन है और बाद में भी है, तो इसका आंसर 4 होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, सीरीज का ही है। तो देखिए, U का 21 होता है, M का 13, B का 22, R का 18, तो S की वैल्यू कितनी है, तो बस 19 होगा। ये राइट आंसर सी है। आगे चलिए। यदि गुड बराबर 41 तो बैड बराबर क्या। अगर इन सब के नंबरों को जोड़ा जाए तो 15, ये आपका 15 + 15 + 7 और +4, तो 15 दूना 30, 7 37 और 4 41। इसका मतलब सबको जोड़ दिया है, तो बस आप इसको जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 4 7 बनेगा। तो ये राइट आंसर सी होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे यदि एक्टिव को 60 तो पैसिव को क्या। तो इसको आप जोड़ के देख सकते हो। ये आपका 20 है, तो ये आपका 20 है, ये 9 है और ये क्या है, तो इसको 10 बना लीजिए और ये 22 बना लीजिए। तो 20 10 30, 20 50, 2 52, 52 3 55, 5 60। तो इसको भी जोड़ा ही है दोस्तों। कभी कभी इसमें कुछ प्लस माइनस भी होता है, तो आप जल्दबाजी में ये मत सोचिएगा कि इसका नंबर ही रखा गया है। इसको बिना जोड़े आप कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि आगे चले जाइए। पता चला कि जितना अक्षर उसमें आगे भी जोड़ सकता था, है ना, या उतना कम कर सकता है या इंटू कर देता है। तो कभी भी ये एग्जाम्पल होता है, तो इस एग्जाम्पल को बिना चेक किए आप आगे मत करिएगा, नहीं तो गलती होने की पूरी चांस होती है। तो बस नंबर है तो जोड़ लीजिए। ये आपका 16 + 1 + 19 + 19 + 9 + 22 + 5, तो 19 दूना 38, 38 10 48, 48 और ये आपका 20, 68, 68 और 5 73, 73 10 83 और 6 89।
89 बनेगा, कुछ गड़बड़ जोड़ दिए क्या, फिर से जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 9 7 16, 16 9 25, 25 9 34, 34 से 1 35, 35 और 6 31 का 1 3 बचेगा, 3 और 2 5, 5 1 6, 1 7, 7 1 8। कहीं दोस्तों मिस हो रहा क्या, फिर से देखता हूँ। 16 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 5, तो 5 2 7, 7 9 7 16, 16 9 25, 25 9 34, 1 35, 35 6 41 का 4 बचेगा। सॉरी दोस्तों, ये हासिल नहीं जोड़ा था। तो 4 2 6, 6 1 7, 1 8 1 9, 91 बनेगा। राइट आंसर सी में जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ एक आ गया था, थोड़ी देर के लिए एक लास्ट वाले में था, तो बन जाता आपका आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि एक निश्चित कोड भाषा में सिल्क को 1991-211 लिखा जाता है, तो शब्द कॉटन को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो एस का मतलब ही 19 होता है, आई का मतलब 9 होता है, एल का मतलब 12 और के का मतलब 11। देखो दोस्तों, उसका नंबर ही है, वही चीज़ है 1991। देखिए 1991-211, बस आप उसको नंबर लिखना है उसका। तो सी की वैल्यू 3, ओ का 15, टी का 20, ओ का 15 और एन का आपको 14 मिलेगा। तो 31 52 020, 31 52। अब देखिए 31 52 से केवल ये आपका ऑप्शन शुरू है, तो 31 52 020 15 14, तो राइट आंसर आपका डी होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम होता है इधर। तो आप क्लॉक को भी बना सकते हो। ये आपका 12 है, 6 है, 3 है और ये 9 है। तो कह रहा है 1:40 का समय दिखा रही है। तो देखिए 1:40 जो होगा, जाहिर सी बात है यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 2 होगा, तो ये आपका 7 है, तो यहाँ पे 8 होगा। तो ये कुल मिला के ये आपका बनेगा कंडीशन, इधर मिनट की होगी या घंटे की सुई होगी। ठीक, अब कह रहा है यदि मिनट की सुई, तो जाहिर सी बात है इधर देखिए दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम ही है। तो कह रहा दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है, तो 2 घंटे की सुई किस दिशा में है। अब देखिए ये नॉर्थ होगा और इधर ईस्ट होगा, मतलब ये उत्तर है और ये पूरब है, तो आपका ये उत्तर पूरब हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस अगर माइंड में क्लॉक को बैठा लो तो ये सबको पता है कि ये आपका वेस्ट में चला जाता है, ईस्ट में, और ये साउथ है, तो ये बीच वाला हिस्सा तो साउथ वेस्ट ही है। तो इसके अपोजिट में सामने क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर बन जाता, ये उत्तर पूरब। आगे चलते हैं नेक्स्ट। करा अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अमल की छाया सुबीर के सामने थी। अमल किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। ये दोस्तों परछाई का क्वेश्चन है। परछाई के क्वेश्चन में जब सुबह होती है, मतलब तो सुबह में सूर्य पूर्व की ओर होता है। अब पूर्व का मतलब है यहाँ पे जब कभी भी आप परीक्षा देने जाओगे तो हमेशा आपका जो फेस होता है वो हमेशा नॉर्थ में होता है, और ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और इधर वेस्ट। तो सूर्य जो होता है पूरब में ही होता है सूर्योदय के समय। तो अगर इधर सूरज है तो आप जब भी कॉपी पे बनाइएगा तो कॉपी के हिसाब से तो आपका मुख सीधे सीधे नॉर्थ में हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ फॉलो कराना है। देखिए अगर सूरज की रोशनी आए तो 2 कंडीशन है, एक ऐसे कोई खड़ा होगा, एक ऐसे कोई खड़ा होगा। तो पूरब और पश्चिम में कभी भी परछाई वाली क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और राइट आ जाता है तो उसका आंसर होता ही नहीं। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हमेशा गलत मिलेंगे अगर परछाई में लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है तो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि इधर से पूरब है, तो पूर्व की ओर अगर मैंने मुख कर लिया तो सूर्य की रोशनी मेरे ऊपर आएगी तो मेरी छाया पीछे चली जाएगी।
और कोई व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो जाए तो उसकी छाया मेरे ऊपर पड़ेगी। तो अब इस कंडीशन में आप ना तो लेफ्ट बता सकते हो ना राइट बता सकते हो, और यही कंडीशन शाम का भी होता है। तो ना तो पूरब में ना तो पश्चिम में कभी आंसर आ सकता है अगर इसमें लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है तो बस अब आपका 2 ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ही बचा है। तो मैंने कहा ना आपका फेस हमेशा नॉर्थ में होता है, और कोई एग्जामिनर है तो आपके सामने खड़ा होगा, उसका साउथ में फेस होगा, तो उसी से कंपेयर करके भी निकाल सकते थे। अब देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अभी अगर इधर आपका ईस्ट है तो एक व्यक्ति होगा, इसका देखो फेस नॉर्थ में चला जाएगा, इसका साउथ में चला जाएगा, तो इसका राइट इधर होगा और इधर लेफ्ट होगा, इस वाले का इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। अब छाया तो कभी भी इधर बनती नहीं है, इधर नहीं बनेगी तो छाया जो भी बनती है इधर बनती है, इसकी इधर बनती है। अब देखो क्या कह रहा, बस उसी को आपको पकड़ना है। कह रहा अमल और सुबीर एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो अमल की छाया सुबीर के सामने, अच्छा सॉरी दोस्तों हमने क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ा था। अमल की छाया बहुत इजी है तो, और अमल की छाया सुबीर के सामने थी, तो सामने का कंडीशन है सामने थी, अमल किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। अब यहाँ पे सामने वाली बात आती है तो देखो सॉरी दोस्तों अब आंसर यही चला जाएगा, क्योंकि पूरा पश्चिम, क्योंकि इसमें आपका बायां दायां आता है। अगर लेफ्ट राइट आता तो नॉर्थ और आपका साउथ होता, लेकिन अगर सामने की बात कर रहा तो मैंने अभी बताया कि कोई जस्ट मेरे सामने आके खड़ा होगा तो उसकी छाया मेरे ऊपर चली जाएगी, मेरी तो पीछे चली जाएगी। इसका मतलब वो पश्चिम की तरफ मुख करेगा तभी तो मेरे सामने आएगी, और मेरा पूरब है, तो बस इसका आंसर सिंपल था, आप लगा दीजिए पश्चिम। अगर लेफ्ट और राइट वाला होता तो वो कंडीशन फॉलो करती। थोड़ा सा सॉरी मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो थोड़ा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग भी क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, नहीं तो गलती होने का चांस रहता है। चलिए आगे चलते हैं। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कुछ कौवे कबूतर हैं। देखिए कह रहा कुछ कौवे कबूतर हैं, फिर कह रहा सभी कबूतर मोर हैं। अब पूछ रहा है निष्कर्ष, कुछ कौवे मोर हैं। जाहिर सी बात है, देखिए ये दोस्तों दिख रहा है, ये पहला सही दिख रहा है। कह रहा कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर कबूतर नहीं है, यहाँ पे सभी मोर के कबूतर होने की संभावना है, तो केवल निष्कर्ष पहला वाला सही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। अब यहाँ पे पूर्वधारणा की बात कर रहा है, धारणाएं मतलब पूर्वधारणा है, ये एजम्पशन है। तो ऊर्जा के गैर नवीनीकरण जो मतलब ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको आपको क्या करना है कि अगली पीढ़ी के लिए बचाना है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो यहाँ पे पूर्वधारणा दे रहा है कि अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई, तो दोस्तों कभी भी ऐसा शब्द दिखे ये कोई, ओनली, ये सब गलत बातें होती हैं हमेशा। पूर्वधारणा में हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये देखते ही हटा दो, क्योंकि कोई और किस बात ही नहीं कर रहा। वो किसकी बात कर रहा है, गैर नवीनीकरण की बात कर रहा है। अब आप दूसरा कुछ की बात करने लगे है ना, तो और कोई स्रोत नहीं है, तो ये बात गलत है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी पूर्वधारणा जो होती है वो निगेटिव सेंस में जाए तो गलत हो जाती है, ये भी निगेटिव ही सेंस में जा रही है, ठीक। और एक है कि कथन से बाहर जा रही है, क्योंकि कथन में हमको गैर नवीनीकरण की बात कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है कोई नवीनीकरण स्रोत नहीं है, तो ये बात गलत है। अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे यहाँ पे जोर देके कह रहा है, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो जो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो अगली पीढ़ी कहाँ से करेगी। तो उस कंडीशन में और विकल्पों के बारे में आपको सोचना ही होगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो सही कह रहा है कथन में, क्योंकि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं, ये बचाने की ही बात कर रहा है। और आप अगर उसको समाप्त कर दोगे तो फिर तो दूसरा ही कुछ सोचना पड़ेगा ना उसको। जाहिर सी बात दोस्तों ये सही दिख रहा, तो केवल इसका 2 आंसर बनेगा। आगे कह रहा है सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकसित करते हैं, मतलब दूर करते हैं, और विजातीय ध्रुव एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। दोस्तों एक तरह से भौतिकी का क्वेश्चन है ये, आपको पता होगा कि 2 अगर पोल हो, एक होता नॉर्थ और एक होता साउथ, तो अगर सजाती मीन्स जैसे
एन एन है, इस एन को एन के पास करेंगे तो दूर हो जाएगा, और एन एस को पास में करेंगे तो वो पास में आ जाएगा, मतलब अपोजिट वाला। सेम वाला करेंगे तो दूर होगा, और अपोजिट वाला करेंगे तो पास आएगा, तो उल्टा चलता है। तो कह रहा सजाती ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर एन एन आएगा तो विकर्षित मतलब दूर करेंगी, तो सही बात कह रहा। दूसरा कह रहा विपरीत प्रवृत्ति, मतलब वही एन और एस या एस और एन के विपरीत प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक आक्षुण होते हैं, मतलब पास होते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, एन और एस एक दूसरे के क्या आएंगे, पास में आएंगे, विपरीत प्रवृत्ति के हैं, तो ये दोनों का दोनों सही है। तो इसका आंसर बन जाएगा 1 और 2 अंतर्निहित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद से पहले से संबंधित है। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है। दिख तो रहा 82, लेकिन ये देखो 8 का स्क्वायर है दोस्तों। तो ये 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 9 का ये स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 81। तो इसका राइट आंसर ए वाला। ये 82 लिखा है, लेकिन ये 8 का पावर 2 है और ये 9 का पावर 2 कर दीजिए, तो सीधे से आंसर 81 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है यदि कोड भाषा में मैटर को ये आपका लिखा जाता है, तो देखिए बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, METTERAMTTRE। तो देखिए ए इधर आ गया, एम इधर आ गया, टी इधर, टी इधर, आर इधर, ई इधर, बस आपको क्रॉस कर देना है। तो पूछ रहा है लेंथ, तो LENGTH, तो ई इधर आएगा, एल इधर जाएगा, जी इधर, एन इधर, एच इधर आएगा, टी इधर आएगा। तो राइट आंसर बनेगा ELGN। तो ELGNHT, देखिए ये बी वाला आंसर राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है। मेथड को ये लिखा जाए तो प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए METHOD मेथड, EMHTDO। तो इसमें भी देखो क्रॉस हो गया, ई इधर, एम इधर, टी इधर, एच इधर, OD क्रॉस हो गया। तो बस वही चीज़ है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का क्या होगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, आर इधर होगा, पी इधर होगा, तो आर से शुरू होगा, सभी आर से शुरू है, इधर सी होगा, इधर ए होगा, इधर आई आएगा, इधर टी आएगा, इधर आपका ई आएगा और इधर आपका सी आएगा। तो RPCA, देखिए ये तो गलत है, RPCATEC, लास्ट में सी हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो EC और यहाँ पे टी, तो ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करा, ये भी आपका क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखिए बहुत इजी है। मैंगो लिखा है, मैंगो को OGNAM लिखा जाए, तो इसमें भी देखिए सिंपल सा है। ये आपका O इधर आया, फिर G आया, N आया, A आया, M आया, मतलब क्रॉसिंग है पीछे से। इसको अगर आप पीछे लिखते तो OGNAM, मतलब पीछे से उतारते चले जाइए। तो एप्पल लिखना है, पीछे से उतार देंगे, तो पहले ELPPA, तो आपका बनेगा ELPPA। देखिए ये राइट आंसर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कोड भाषा में ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है। तो चलिए देखिए CHANTING को HCNAITGN लिखा जाए। तो अब इसमें आपको देखिए क्रॉस दिख रहा है कि नहीं भाई, सी इधर गया, एच इधर आया, ए इधर है, एन इधर है, टी इधर गया, आई इधर आया, एन इधर, जी इधर, बस क्रॉस कर देना है। तो पिंचिंग का पूछ रहा है, तो PINCHING, तो आपका आई इधर आएगा, पी इधर आएगा, CN, तो आपका आई पी से शुरू हो रहा है, तो ये लास्ट वाला तो गलत ऑप्शन है। फिर आपका IHGN, तो मिला लीजिए दोस्तों, IPCN IHGN, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा
मेरी माँ मतलब पहले कमला को रखना है, तो देखिए कमला, कमला रखने के बाद यहाँ पे कह रहा है मेरी माँ, तो इसके माँ के लिए आप ऊपर जाइए। ये माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो राजेश से कह रहा है, तो अब यहाँ पे राजेश को रखना है। तो राजेश के पिता की इकलौती बेटी है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस आदमी की ये इसकी पुत्री है और ये इसका पुत्र है, तो ये आपस में दोनों भाई बहन हो गए। अब पूछ क्या रहा है, कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो ये देखिए माँ है और ये माँ का भाई है, और माँ का भाई होता है मामा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ किसका रहा है, कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो ये बहन का लड़की है, तो बहन की लड़की जो होती है वो भांजी होती है। सर इसमें क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ दिया है। कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, सॉरी दोस्तों उल्टा हो गया, बनाना इधर से था, बन गया इधर से। राजेश कह रहा है, राजेश ने कहा मेरी माँ, तो राजेश को रख लेंगे, उल्टा बन गया। राजेश ने कहा मेरी माँ, तो माँ ऊपर जाएंगे। अब यहीं पे आपको कमला रखना है, ये कमला है, तो कमला के पिता की इकलौती पुत्री है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन सेम था। तो देखो इसके पिता की इकलौती पुत्री है, तो एक ही पुत्री होगी, इस कंडीशन में दो हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसी की माँ कौन है? कमला है। तो जब इसी की माँ ही कमला है, तो कह रहा कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात इसकी माँ है, तो माँ वाला पहला वाला आंसर सही था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है एम एन की बहन है। देखिए एम एन की बहन है, तो यहाँ पे एम का जेंडर पता है, एन का जेंडर नहीं पता है। आगे कह रहा आर एम की भतीजी है। एम की भतीजी है, इसका मतलब है कि आर एम की भतीजी है, तो यहाँ पे आर एम की भतीजी है। अब भाई ये भाई भी हो सकता है, बहन भी तो हो सकती है। आगे पढ़ते हैं, तथा टी आर की माँ है। एन का टी से क्या संबंध है? तो भाई अब इतने अगर है तो आपको यहाँ से जोड़ना ही पड़ेगा। एम एन की देखिए बहन है और आर एम की भतीजी है, तो जाहिर सी बात है ये इसका भाई होगा, और भाई की लड़की हो जाएगी आर। आगे कह रहा टी आर की माँ है, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी माँ है टी, तो इसकी ये पत्नी होगी और ये पति हो जाएगा। तो पूछ रहा एन का टी से क्या संबंध है? एन का टी से, तो टी जो है, एन जो है इसका पति होगा, तो ये राइट आंसर सी। आगे है माया गोपाल की पत्नी है। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल हैं। नरेश का माया से क्या संबंध है? तो देखिए माया गोपाल की पत्नी है, माया गोपाल की पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी है, तो ये पति होगा। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। तो देखिए बहन जो है जया और भाई गोपाल है, तो भाई गोपाल है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रीति के पति नरेश, तो यहाँ पे देखिए कोई प्रीति है, तो प्रीति का पति ये नरेश, प्रीति का पति नरेश की एक बहन जया, इसकी कोई एक बहन है वो जया है, और भाई कौन है? गोपाल, ये भाई है इसका गोपाल, तो ये इस कंडीशन में देखिए भाई है, तो ये आपके ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन ही कहलाएंगे। तो कह रहा है नरेश का माया से क्या संबंध है? तो ये जो नरेश का माया से, तो इसके देखिए पति थे और ये पति का भाई है, तो पति का भाई जो होता है वो देवर होता है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही। कह रहा है प्रस्तुत बेन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है? तो देखिए मुलायम जो है दोस्तों ये आपका स्क्वायर को दर्शा रहा है, ये स्क्वायर मुलायम है। आगे कह रहा है यहाँ पे ये तलखनी है, लखनवी। फिर कह रहा है सूती, तो सूती आपका ये बनेगा, और लास्ट में कमीज, तो ये कमीज सर्कल में आएगी। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि मुलायम सूती
कमीज। तो मुलायम का मतलब है कि वो स्क्वायर हो, तो देखिए ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर हो। और आपका सूती, तो सूती का मतलब ये आपका रेक्टेंगल हो। और कमीज, कमीज का मतलब सर्किल हो, लेकिन यहाँ पे इस त्रिभुज वाले से कोई संबंध नहीं दिया है। तो और त्रिभुज का मतलब है लखनवी, अब वो लखनवी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कह रहा है। अगर ऑप्शन में होता, देखो ये जो 6 है ये तीनों में आ रहा है और 5 तो आ ही रहा है, तो अभी तो राइट आंसर इसका 5 ही बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 और 5 दोनों जोड़ के दिया जाता तो इसका आंसर 11 भी बन जाता। क्यों? क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि वो लखनवी ना हो। तो अगर वो ऑप्शन में होता तो 11 भी लगाते, ठीक रहता, लेकिन अभी वो ऑप्शन में ना है, तो इसलिए इसका आंसर राइट बन जाएगा 5। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का आंसर था, 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा आप लोग हम लोगों का भी सहयोग करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप लोग हम लोगों का हौसला बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा हम लोग भी आपके लिए प्रेरित होंगे। अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएंगे धीरे धीरे। हम लोग हर क्वेश्चन का टॉपिक से लेके क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे। और ये आपका धीरे धीरे जो पेपर है प्रीवियस ईयर का धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो हम नए नए टॉपिक से भी क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर।